हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग, जी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। हाँ जी, कैसा रहा कल का सेशन? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों, कल का सेशन कैसा रहा? क्वेश्चंस कैसे रहे? क्या आप लोगों को समझ में आ गया था? मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, मैं आज भी बोल रही हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो, कोई ऐसा डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया करो, जिससे कि आप लोगों तक उस क्वेश्चन के डाउट को आप लोग क्लियर किया जा सके। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जितने भी आपके नॉन में हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप सभी ने कहा था कि मैम हमें पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड हमें एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, तो हम वही करने हैं। मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों से कि आप लोग उसको बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। अब आप लोगों को टॉपिक जो है रिवाइज भी हो रहे हैं और जिन्होंने नहीं किए उनको समझ भी आ रहे हैं। तो चलिए आज उसी क्रम में हम एक नया टॉपिक करते हैं। उसी तरह से अब नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्लासी एंड द बक्सर। प्लासी एंड बक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी को पता है जब भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। हालांकि अंग्रेज हमारे देश में किस मोटो से आए थे? सिर्फ पैसे के उद्देश्य से आए थे, बिजनेस के वे से आए थे। उन्होंने सिर्फ बिजनेस करना था, ट्रेड करना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई भारत के अंदर लोग आपस में ही, भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, इन लोगों की आपस में ही नहीं बनती, तो चलो क्यों ना इसी को अपना घर बना ली जाए और इसी को अपने अंडर में कर लिया जाए। तो कैसे इन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध के थ्रू कैसे इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरे भारत पर क्या किया था, अधिकार किया था, वो आज हम समझेंगे। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं। आप सभी को बताइए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये तो चलो हम पीएस टेट, सी टेट के लिए, लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है, हालांकि जितने भी टॉपिक करवाए गए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन जरूर ही पेपर में छपते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या करवाया जा रहा है। क्लियर? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए और समझिए इसको क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। बंगाल दा आखिरी सूबेदार जिसनु मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया सी। आपके सामने चार ऑप्शन है कि बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। सूबेदार का मतलब समझते हो क्या होता है? सूबेदार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूबेदार? सूबेदार का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता है। ठीक है, एक होता है शासक, एक होता है राजा, सुल्तान, और एक होता है सूबेदार। शासक जो होता है वो खुद अपने इंडिपेंडेंटली क्या करता है, शासन करता है, आप सभी को पता है। लेकिन जो सूबेदार होता है वो किसी राजा के अंडर में क्या करता है, काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक राजा है, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। अब वो जो राजा है, बादशाह है, वो दिल्ली में बैठता है। अब वो बार बार में उसको वहां पे अगर मान लो उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, उसका फाइनेंस संभालना है, तो वो बार बार में वो सुल्तान तो वहां पे नहीं जा सकता ना, बादशाह तो नहीं जा सकता। तो वो अपने अंडर में किसी अपने सगे संबंधी को या अपने किसी नॉन को, अपने फ्रेंड को वहां पर क्या कर देता है, एज ए सूबेदार वहां पे क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है कि भाई अब तुझे संभालना है, क्या करना है तुझे। हालांकि तू मेरे अंडर में काम करेगा लेकिन संभालना तुझे है। क्लियर? बात समझ में? उसी तरह से आप सभी को बताऊं, आपके सामने चार ऑप्शन है। मे भी आपको शायद आता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक किया हुआ है, फिर भी हम इसके बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, मुर्शिद कुली खां, सरफराज एंड शुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खां। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को मैं बताऊं, एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था फर्रुखशियर। क्या नाम था? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर क्या नाम था? फर्रुखशियर। इसने क्या किया था, अपने अंडर में बंगाल के अंदर अपना एक सूबेदार वहां पर नियुक्त किया था जिसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खां था। जिसे हम दक्कन का टोडरमल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ का टोडरमल किसे कहा जाता है, क्योंकि टोडरमल ने क्या किया था, भूमि से रिलेटेड काम किए थे, फाइनेंस से रिलेटेड काम किए थे। तो मुर्शिद कुली खां ने भी बंगाल में वही काम किए थे। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, दक्कन का, दक्षिण का क्या कहा जाता है?
टोडरमल कहा जाता है। किसको? मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, फर्रुखशियर ने क्या किया था, यहाँ पर अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। आने वाले टाइम में जैसे जैसे मुगलों की जो बादशाह थे वो धीरे धीरे जैसे जैसे कमजोर होते गए, मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को वहां पे इंडिपेंडेंटली राजा घोषित कर दिया। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा था। पहला क्वेश्चन कि बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा केड़ा सी, तो वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। अगर पूछा जाता है कि बंगाल का मुगल बादशाह के अंडर में अंतिम सूबेदार कौन था, लास्ट सूबेदार कौन था, तो वो मुर्शिद कुली खां था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्रुखशियर ने बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल का सूबेदार किसको बनाया? मुर्शिद कुली खां को बना दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का सूबेदार कौन था फर्रुखशियर के टाइम पे? कौन था? तो वो मुर्शिद कुली खां था। अब ये अंतिम कैसे हुआ वो भी सुनिए, क्योंकि फर्रुखशियर के टाइम पे धीरे धीरे मुगल जो बादशाह थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे थे? कमजोर पड़ने लगे थे। ठीक है, इस वजह से मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को वहां पर एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, मैं एक स्वतंत्र राजा हूं। तो अंतिम सूबेदार कौन हुआ? मुर्शिद कुली खां। और बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा कौन हुआ? तो वो कौन हुआ? मुर्शिद कुली खां हुआ। क्लियर? बात समझ में आई? ध्यान समझ में आ गया? उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद में जो गद्दी पर बैठे वो उसके बेटे बैठा था, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रही। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने अपने स्वतंत्र राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। कहां पे? बंगाल में। कब? 1717 में। कब? 1717 में। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आया क्वेश्चन कि बंगाल में अंतिम सूबेदार कौन था जो मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो वो कौन था? कौन था? मुर्शिद कुली खां था, जिसे हम दक्कन का टोडरमल कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखें कि बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा कौन था, तो वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने की थी, क्योंकि पहले किसके अंडर में थे? ये मुगल बादशाहों के अंडर में थे। क्लियर? बात समझ में आई? अगर हम इसी ऑप्शंस को देखते हैं तो कई बार क्रोनोलॉजी वे भी पूछ लेते हैं कि इसके बाद कौन बैठा। तो देखिएगा स्टूडेंट, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद में मुर्शिद कुली खां पहले नंबर पे आया। मुर्शिद कुली खां के बाद में उसका बेटा बैठा शुजाउद्दीन। कौन बैठा? शुजाउद्दीन। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद में कौन बैठा था? सरफराज। कौन बैठा? सरफराज। और उसके बाद कौन बैठा? अलीवर्दी खां। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले कौन आया? मुर्शिद कुली खां, जिसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन के बाद में कौन आया? सरफराज। और सरफराज के बाद में कौन आया? अलीवर्दी खां। कौन आया? अलीवर्दी खां। ये आपका क्रोनोलॉजी है। अलीवर्दी खां के बाद में आ जाएगा सिराजुद्दौला, जिसके साथ क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया? मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज एंड अलीवर्दी खां, ये आपका सीक्वेंस बनता है। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो अंतिम सूबेदार कौन था? तो वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। क्लियर है? समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, सिराजुद्दौला वाज डिफेक्टेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला, देखो सबसे पहले कौन आया? मुर्शिद कुली खां आया। उसके बाद कौन आया? शुजाउद्दीन आया। शुजाउद्दीन के बाद में कौन आया? सरफराज आया। सरफराज के बाद कौन आया? अलीवर्दी खां आया। और अलीवर्दी खां के बाद में कौन आया? सिराजुद्दौला आया। कौन आया? सिराजुद्दौला। ये आपका क्रोनोलॉजी वे है, ये आपका बंगाल के राजाओं का सीक्वेंस है। ठीक है, अब सुनिए होता क्या है। देखिए पहले के क्या था, आप सभी को पता है, अंग्रेज जो हैं अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और ये अभी जो राजा हैं, बंगाल के जो राजा हैं, उनके अंडर में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। ये कोई बंगाल के राजा नहीं थे। कौन? अंग्रेज। तो पहले क्या होता था, जब कोई नया राजा बनता था, जब कोई नया, नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो किसी बंदे को नौकरी मिली, ठीक है, हम उसको वहाँ पे कांग्रेचुलेशन विश करने जाते हैं, हम उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं, बुकेज वगैरह देते हैं कि नहीं देते? उसी तरह से जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो ये रूल बना हुआ था कि जब भी कोई नया राजा बनेगा तो अंग्रेज क्या आएंगे, उसके सामने नतमस्तक होंगे, मतलब कि झुकेंगे, उसको गिफ्ट देंगे, बुकेज देंगे, उसका स्वागत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी वो नहीं किया कि हाँ हम खुश है सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, चलो कोई बात नहीं। सिराजुद्दौला को ये बात खनकी, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, कहानी क्या बनी, एक्चुअली हुआ क्या, कलकत्ता के अंदर
कलकत्ता जो थी इसके अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक फोर्ट बनाया। क्या बनाया? फोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, किला। इसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। अंग्रेजों के किसी किंग का नाम, किसी राजा का नाम, इंग्लैंड का कोई राजा होगा विलियम नाम से, इस वजह से उस फोर्ट का नाम, उस किले का नाम, उस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा। हालांकि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मना किया था कि मैं जो है कलकत्ता मेरे अंडर में आता है तो मैं कोई हक नहीं बनता, तुम सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ पर कलकत्ता के अंदर क्या बनाओ, एक किला बनाओ। लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने क्या बना दिया? फोर्ट विलियम बना दिया, किला बनवा दिया। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। सिराजुद्दौला उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाया, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बन गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने एक 6 और मार दिया। कैसे? ये जो फोर्ट विलियम बना था, ये जो दुर्ग बना था, इस दुर्ग की जो छत थी, इस किले की जो छत थी, उस छत के ऊपर इन्होंने यहां पर क्या रखवा दी? एक तोप रखवा दी। क्या रखवा दी? तोप। सिराजुद्दौला को तो भाई टेंशन होगी कि कहीं ये तोप इसने मेरे लिए, अंग्रेजों ने तोप समझते हो गोला बारूद, ठीक है, कहीं ये तोप इन्होंने बंगाल को या मुझे खत्म करने के लिए तो नहीं लगाई। सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया कि ये तुमने क्यों किया, क्यों किया, हटाओ इसको। अंग्रेजों ने इसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सिराजुद्दौला को मजबूर होकर सिराजुद्दौला ने क्या किया? 15 जून 1756 को, ध्यान से समझना इस चीज को, 15 जून 1756 को इस किले पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। क्या कर दिया? इस किले पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, हमला कर दिया और इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। क्लियर? बात समझ में आई? अब क्या हुआ? आगे की कहानी सुनिए। 15 जून को इसने अधिकार कर लिया, किसने? सिराजुद्दौला ने। उसके बाद क्या हुआ? 20 जून को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 जून 1756 को यहां पर इस किले के अंदर एक छोटा सा कमरा था। एक छोटा सा कमरा था जो क्या था? 14 फुट क्या था? लंबा था। 14 फुट क्या था? मतलब सॉरी, 14 फुट क्या था? चौड़ा था और 18 फुट लंबा था। 18 फुट क्या था? लंबा था और 14 फुट क्या था? चौड़ा था, ठीक है। अब इसके अंदर मुश्किल से 20-25 लोग ही आ सकते थे, 20-25 लोग ही आ सकते थे। लेकिन इसने क्या किया? अंग्रेजों से बदला लेने के लिए टोटल 146 अंग्रेजों को इस कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। 18 फुट क्या लंबे और 14 फुट क्या? 14 फुट चौड़े और 18 फुट लंबे एक कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। कितने? 146 बंदों को, 146 अंग्रेजों को इसमें क्या कर दिया? बंद कर दिया। बात समझ में? इतिहास में इस घटना को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल, काल कोठरी की घटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। क्यों? कहां पे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। इसमें सिराजुद्दौला ने एक अंधेरे छोटे, जिसमें लाइट तक नहीं थी, पंखा तक नहीं था, उस अंधेरे कमरे में 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया? कैद कर दिया। चल तू भी जा, चल तू भी जा, एक दूसरे के ऊपर धकेलना शुरू कर दिया। क्लियर? अंधेरा कमरा था, ना कोई हवा ना कुछ और। अगली सुबह कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। इसमें 123 बंदे क्या गए? मारे गए। और कितने बचे? 23 बंदे बचे। अगर याद नहीं रहता तो याद रखिएगा, 46 का हाफ क्या होता है? 23। तो कितने बच्चे, कितने जो पर्सन्स थे, कितने लोग बचे? 23। और कितने लोग मारे गए? 123। सारा कुछ इसी के आसपास घूम रहा है। 146 में कितने लोग मारे गए? 123। 123 में से कितने बचे? 23 जने बचे। इतिहास में इस घटना को हम काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। इतिहास में घटना को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब घटी थी ये? 20 जून 1756 को। क्लियर? बात समझ में? अब क्या हुआ? ये घटना घट गई सारी, 20 जून 76 को ये सारा काम हो गया। अब उस टाइम पर आप सभी को मैं बताऊं, उस टाइम पे अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था क्लाइव, जो कहां पे था? मद्रास में था। कहां पे था? मद्रास में था क्लाइव। कौन? क्लाइव।
कौन था? क्लाइव। अंग्रेज अधिकारी कौन था? क्लाइव था। क्लाइव को जब इस बात की खबर पहुंची कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब है, एक चीज का ध्यान रखना, बंगाल के राजाओं को नवाब कहा जाता है, तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब है उसने क्या किया, 146 अंग्रेजों को एक अंधेरे कमरे में बंद किया। अगली सुबह 123 बंदे ही जीवित हैं, मतलब जिंदा हैं, इसमें 23 ही बंदे जीवित, 123 मारे गए। ठीक है, क्लाइव को आ गया गुस्सा, क्लाइव को क्या आ गया? गुस्सा आ गया, और उसने सोचा कि ये कैसा आदमी है, कैसा आदमी, इसमें मतलब इतनी हिम्मत है इस बंदे में। चलो, वो अपनी एक सेना लेकर कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? बंगाल पहुंच। कहाँ पहुंच गया? बंगाल पहुंच गया। बात समझ में आया? समझ में आया? बंगाल के अंदर एक जगह है, बंगाल के अंदर, जिसका नाम है प्लासी। क्या नाम है? प्लासी। क्या नाम है? प्लासी। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? क्या है? प्लासी। ठीक है, बंगाल के अंदर एक जगह है प्लासी। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक जगह है जिसका नाम है प्लासी, जो कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि प्लासी कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर। हालांकि भागीरथी को हम गंगा कहते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर गंगा को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी नामक स्थान पर कौन सी नदी? भागीरथी नदी। वहां पर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में कब? 23 जून। कब? 23 जून 1757, एक साल बाद में। 20 जून 1756 था, यहाँ पे 57 आ गए। एक साल बाद में इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसने, क्लाइव ने पहले से ही चाल चली हुई थी। उसने सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जो कमांडर था, जिसका नाम था मीर जाफर, उसको गोली दी हुई थी कि भाई अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो आगे वाला बंगाल का नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। मीर जाफर से पहले ही इसने षड्यंत्र रचा हुआ था कि अगर तुझे राजा बनना है ना तो तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। किसको हराने में? सिराजुद्दौला को हराने में। तो मीर जाफर पहले से ही अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात पता ही नहीं थी। बात समझ में आई? समझ में आया? इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं वो हमारी वजह से घटी हैं, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए अब क्या हुआ, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। भारत में अंग्रेजों के पैर रखने की सबसे पहली जगह क्या थी? बंगाल थी। और ये पहली नींव कहाँ से पड़ी? प्लासी के युद्ध से पड़ी। कहाँ से पड़ी? प्लासी। मतलब बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस युद्ध में हुआ? प्लासी के युद्ध में हुआ। और पूरे भारत के ऊपर अधिकार किस युद्ध में हुआ? बक्सर के युद्ध में हुआ। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। क्लियर? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में 23 जून 1757 को क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लासी। प्लासी कहाँ पे है? बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। और ये कौन सी नदी? भागीरथी नदी के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इतना समझ में आया? देखिए ये मैंने जो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया ना, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को बस आंसर देना। मैंने सारा कुछ आप लोगों को समझा ही दी है। बात समझ में आई कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। अब क्या हुआ? कहानी क्या बनी? मीर जाफर ने, मीर जाफर तो ऑलरेडी क्लाइव से मिला हुआ था। क्लाइव जो मीर जाफर जो है उसे क्लाइव की कठपुतली को, कठपुतली समझते, पॉपट जो नचाता रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने बोला कि राजा नवाब साहब आप क्यों इन युद्ध के बीच में पड़े हो? छोटा सा युद्ध है, मैं सेनापति क्या काम आऊंगा? मैं अपने आप युद्ध लड़ लूंगा। आप आराम से अपने हाथी पर बैठकर चले जाइए, अपने हाथी पर बैठकर वापस अपने महल की तरफ जाइए, आप वहां पे आराम कीजिए, आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप युद्ध कर लूंगा। सोचो, सिराजुद्दौला को लगा कि भाई ठीक है, और उस टाइम पे महल में कोई नहीं था, ठीक है। इसने अपने बेटे मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को पहले से ही कह के रखा हुआ था कि मैं सिराजुद्दौला को कहाँ पे भेज दूंगा? महल में भेज दूंगा अकेला। तो सिराजुद्दौला अपने हाथी में बैठ के आराम से अपनी पालकी पे बैठकर कहाँ पे चला गया? अपने महल चला गया। इधर से मीर जाफर पहले से क्लाइव से मिला हुआ था, तो उसने युद्ध में हारने का बहाना कर दिया कि भाई मेरे राजा साहब चले गए, मैं युद्ध में हार चुका हूँ। उधर जब सिराजुद्दौला वहां पे पहुंचा अपने महल, तो मीर जाफर के बेटे मीरन ने धोखे से सिराजुद्दौला की क्या कर दी? हत्या कर दी। बात समझ में आई? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर, जो क्लाइव के हाथों की क्या बन चुका है? कठपुतली बन चुका है।
प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर क्या हो चुका, अधिकार हो चुका। क्यों? क्योंकि मीर जाफर अब अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहा है। और वो कौन था? क्लाइव था। भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? क्लाइव ने रखी थी, क्योंकि क्लाइव ने ही तो प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़े थे। तो अंग्रेजी साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? क्लाइव का रहा है। बात समझ में आई? समझ में आ गया? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? तो वो कौन था? प्लासी का युद्ध था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। याद कीजिए, जब मैंने आपको 1857 की क्रांति कराई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि नींव तो 1757 में ही रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के बीच में 100 साल निकले थे। इस क्रांति को तैयार होने में कितने साल लगे थे? 100 साल लगे थे। और इस क्रांति को चिंगारी किसने दी थी? एनफील्ड राइफल ने दी थी। देखिए स्टूडेंट, इतिहास में क्रांतियां अचानक से नहीं हुई हैं। आज हम अपने घर में देख लीजिए, हमारा जो गुस्सा है वो अचानक से नहीं निकलता, हम भरे रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम भरे रहते हैं और कभी ना कभी हम अपना मुंह खोल देते हैं। बात समझ में आई? उसी तरह से 1757 में ही अंग्रेजों की जो क्रांति की शुरुआत है भारतीयों का, वो शुरू मतलब एक ऐसी रूपरेखा बनने तैयार हो चुकी थी, ऐसा ज्वालामुखी बनना तैयार हो चुका था, जिसे फूटा कब गया? 1857 में फोड़ा गया था। मतलब किसको? चिंगारी दी गई थी, बारूद दी गया था। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन, अभी बता के हटी हूँ, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने अभी बताया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? वारन हेस्टिंग्स, एम्सन, रॉबर्ट क्लाइव एंड लॉर्ड विलियम बेटिक। जल्दी से जल्दी बताइए। अभी बताया कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। क्लाइव ने ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी। हालांकि पहले ये सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लासी का जंगी मैदान कहाँ पर है? बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। बताइए। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी गुड आंसर। मुझे पता था आप लोगों को बस समझाने की जरूरत है, आप लोग अपने आप ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। जिन्होंने समझा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा हुआ वो आज समझ लेंगे, और जिन्होंने समझा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट किसी प्रकार की? तो याद रखना प्लासी कहाँ पे है? बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। क्लियर? आगे देखिए। हाँ जी भाई, 15 मई को नया बैच शुरू होने वाला है PS टेट का। जल्दी से जल्दी अपने आप एनरोल करवाइए और कूपन कोड AC 512 यूज कीजिए। AC 512 यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अभी बताया आपको। कब लड़ा गया था? 23 जून। कब लड़ा गया था? 23 जून। कब लड़ा गया था? 1756 या 7? कालकोटरी घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 56 में हुई थी। उसके एक साल बाद में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एनी डाउट किसी भी तरह का? आगे देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? पहले जब मुर्शिद कुली खां था, जब बंगाल का सूबेदार, बंगाल का स्वतंत्र राजा बना था, तो उसने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? मुर्शिदाबाद को। मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद, जो सिराजुद्दौला के टाइम तक चलती रही। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी क्या होती है। आप सभी को मैंने बताया कि मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब भाई मीर जाफर गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन वही बात है, जब हम किसी इंसान को देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है और हम खुद परेशान हो जाते हैं कि भाई बस बहुत हो गया।
मीर जाफर अंग्रेजों के कहने पे नवाब तो बन गया, उसको लालच आ गया था। मीर जाफर जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसने बंगाल की राजकोष समझते हो, जो पैसा जो यहाँ पे रखा जाता है, वो खाली कर दिया। अंग्रेज कभी ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये करो, वो करो। मीर जाफर परेशान हो चुका था। अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफर अब हमारे काम का नहीं रहा, कुछ और करना चाहिए। तो मीर जाफर का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम, अंग्रेजों ने देखा कि मीर जाफर तो अब किसी काम का नहीं रहा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि इसने हमारी सारी डिमांड पूरी कर दी, क्यों ना अब मीर कासिम को बनाया जाए। उनको लगा कि ये मीर जाफर से भी ज़्यादा होशियार है और ये हमारी डिमांड्स को पूरी करेगा। तो इन्होंने क्या बना दिया, मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम तो भाई सबका बाप निकला। मीर कासिम ने अपनी ही नई टेक्निकें शुरू कर दी। उसको मीर कासिम जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसने भांप लिया था कि अंग्रेज सही नहीं है, अंग्रेजों के साथ डील करना सही नहीं है, मुझे अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपने आप को अंग्रेजों से थोड़ा दूर करने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। मुंगेर कहाँ पे है, बिहार में है। और मुर्शिदाबाद कहाँ पे, बंगाल में। पहले बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही थे, पहले बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही थे, क्लियर, एक ही नवाब के अंडर में आते थे। तो उसने कहा कि भाई मुझे अंग्रेजों से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी डिमांड्स मैं रोज रोज पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे अंग्रेजों से दूर रहना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ से ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पे, बिहार में। अंग्रेजों को भाई इस बात की भनक लगी कि मीर कासिम सही नहीं है, ये हमारी डिमांड्स को पूरी नहीं कर सकता, इससे तो मीर जाफर ही था, इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था कि कम से कम हमारी डिमांड्स को पूरी तो कर रहा था, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, उल्टा हमारे अंग्रेज जा रहा है। मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों को जो टैक्स फ्री व्यापार, पहले क्या था एक्चुअली, हुआ क्या, फर्रुखशियर जो बादशाह था, मुगल बादशाह, वो एक बार बीमार हो गया था, ठीक है। तो एक डॉक्टर आया, सारे इंडियंस डॉक्टर ने उन्होंने देखा, कोई उसको सही नहीं कर पाया। तो एक अंग्रेज डॉक्टर आया था जिसका नाम था हे मिल्टन। क्या नाम था, हे मिल्टन, ठीक है। मिल्टन मतलब मिल्टन का पानी, ऐसे याद रखना, मिल्टन का पानी आता है ना, मतलब याद रखना मिल्टन का पानी लेकर आया, उससे वो सही हो गया, ठीक है। तो एक अंग्रेज डॉक्टर आया हे मिल्टन, उस मिल्टन ने देखा कि फर्रुखशियर को दवाई दी और सही कर दिया, ठीक है। फर्रुखशियर खुश हो गया। अब खुशी में तो हम कई बार बहुत गलत फैसले कर बैठते हैं। तो फर्रुखशियर ने क्या कहा कि अंग्रेजों को, हे मिल्टन ने कहा कि क्या दोगे आप हमें। तो फर्रुखशियर ने कहा कि आप भारत में व्यापार करते हो, आपसे उस बिजनेस के बदले में टैक्स लिया जाता है। मतलब कि मान लो आप 10 रुपए की चीज़ आप बेच रहे हो, ठीक है, आपने वो 10 रुपए की चीज़ बेची, आपको मुनाफा हुआ, तो उसके बदले में आप हमें टैक्स भी देते हो, ठीक है। व्यापार करने हैं दूसरे देश से, आज हमारे देश में कोई अगर बाहर से आएगा तो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो GST वगैरह सब कुछ लगता है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उसने कहा कि जाओ, आप जो भारत में बिजनेस करने आए हो, हम आपको बिना टैक्स के व्यापार करने की परमिशन देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री। क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री या फिर दस्तक। क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री या फिर दस्तक। दस्तक का मतलब होता है बिना टैक्स क्या करना, व्यापार करना। अब इससे घाटा किसको हुआ, भारतीयों को हुआ, क्योंकि भारतीय तो टैक्स दे ही रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, चाहे उनको ज्यादा देना पड़ता है, हमें टैक्स तो देना ही पड़ता है। आज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको अपनी सैलरी का इतना % तो टैक्स में देना पड़ता है। बात समझ में आई। अब क्या हुआ, मीर कासिम ने क्या किया, जब उसने देखा कि भारतीयों को तो नुकसान हो रहा है, अंग्रेजों को फायदा हो रहा है कि वो बिना टैक्स के व्यापार कर रहे हैं और अपनी मनचाही की कीमतों पे बेच रहे हैं। बात समझ में आई। इस वजह से उसने क्या कहा, भारतीयों को भी कह दिया कि जाओ, मैं भी तुम्हें छूट देता हूं कि जाओ तुम भी बिना टैक्स के क्या करना, व्यापार करना शुरू कर दो। अब नुकसान किसको हुआ, अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो है वहां से सामान बना के लाते थे, फिर यहाँ पर बेचते थे, तो उनका पैसा तो हम यहाँ पे बनाएंगे और हम यहीं पे बेचेंगे, तो हमें उसका फायदा तो होगा ही। अब अंग्रेज वहां से बना के लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी खर्चा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो यहाँ पे रह रहे हैं, खाना पीना भी है, सब कुछ है, तो उनका खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो उनको नुकसान होगा ही। अंग्रेज इस बात से गुस्सा आ गए कि पहले तो इसने कैपिटल चेंज कर ली, दूसरा इसने क्या कर दिया, भारतीयों को बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट दे दी। अब ये तो बहुत सही नहीं है। अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और उन्होंने मीर कासिम को क्या कर दिया, हटा दिया और वापस किसको बिठा दिया, मीर जाफर को, कि इससे अच्छा तो यही सही था,
कम से कम हमारी बात तो सुन रहा था। बात समझ में आई कि इससे जो तो यही सही था, ये हमारी बात तो सुन रहा था, इसने तो सारा कुछ ही हमारे एंगेज कर दिया, अपनी कैपिटल चेंज कर ली, हमारे भारतीयों को ड्यूटी फ्री कर दिया, टैक्स बिना टैक्स के व्यापार का हम घाटा हो रहा है। तो उसने वापस किसको बिठा दिया? मीर जाफर को। देखो ये चूही बिल्ली का खेल चल रहा है, यही तो गूगली है। पहले मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर दोबारा मीर जाफर। बात समझ में? अब मीर कासिम भाग गया, मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम कहाँ पहुंचा? अवध पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अवध। कहाँ पहुंचा? अवध। अवध का जो राजा था उसका नाम था शुजाउदौला। शुजाउदौला। ध्यान से सुनना इस चीज को कि मीर कासिम भाग के कहाँ चला गया? अवध, क्योंकि अंग्रेज उसके पीछे पड़े हुए थे। मीर कासिम कहाँ चला गया? अवध। उसने अवध में जाकर शुजाउदौला को बोला कि भाई मेरी हेल्प करो, मुझे बंगाल का जो नवाब था उसकी पोस्ट से भी क्या कर दिया? हटा दिया। मीर जाफर को दोबारा गद्दी पर बिठा दिया और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे अंग्रेजों से लड़ना है और वापस बंगाल का नवाब बनना है। तो शुजाउदौला ने कहा कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बात समझ में? इसी टाइम पर अवध में वो कहते हैं ना कि इंसान अपने आप जाता है, ठीक है। इसी टाइम पे मुगल राजा, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। वो भी यहाँ पे मुगल राजा जो था शाह आलम सेकंड, वो भी यहाँ पे आया हुआ था। तो शुजाउदौला ने बोला कि अंग्रेज तो हमारे भी दुश्मन है, मुगल बादशाह के भी दुश्मन है, तो क्यों ना हम तीन का एक ग्रुप बना लें, तीन का एक ग्रुप बना लें और अंग्रेजों के साथ क्या करें? युद्ध करें। बात समझ में आई? तो वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764। इसमें एक साइड कौन है? अवध का राजा शुजाउदौला, अवध नवाब शुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और बंगाल के नवाब के पद से हटाया गया व्यक्ति मीर कासिम। ये बंगाल का नवाब नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। बक्सर के युद्ध के टाइम पे बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको नवाब की पोस्ट से हटाया जा चुका था। बात समझ में आई? तो बक्सर के युद्ध में तीन की तिकड़ी बनी जब मिल बैठेंगे तीन यार। कौन? अवध का नवाब शुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और तीसरा बंगाल का हटाया गया नवाब जिसका नाम था मीर कासिम। समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगे, मैंने आपको बताया ही दिया, ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? अब सुनो, 23 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ बिहार में, क्योंकि बक्सर कहाँ पे है? बिहार में। बक्सर कहाँ पे है? बिहार के आरा जिले में। बक्सर कहाँ पे है? बिहार के आरा जिले में। क्लियर? एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये युद्ध हुआ, ठीक है, इसके अंदर कौन था? अवध का राजा कौन था? शुजाउदौला था, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था एंड बंगाल का हटाया हुआ नवाब मीर कासिम था। ठीक, तीनों एक साइड थे, दूसरी साइड कौन था? क्लाइव। अब जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कोई बड़ा युद्ध नहीं था, क्योंकि उसके अंदर मीर कासिम ऑलरेडी मिला हुआ, सॉरी मीर जाफर जो था वो ऑलरेडी क्लाइव से मिला हुआ था, तो सिराजुद्दौला को हराना बहुत आसान था। लेकिन बक्सर के युद्ध में तीन बड़ी शक्तियां उसके सामने थी, तो क्लाइव को थोड़ा डर बैठ गया कि भाई, क्योंकि क्लाइव एक अच्छा सेनापति नहीं था। ठीक है, तो क्लाइव ने क्या किया, उसका एक कमांडर था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। इसको क्या कहा कि भाई तू चला जा, मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो डर है कि कहीं मेरे को ही ना मार दे। और बढ़िया हुआ नहीं गया, क्योंकि अगर क्लाइव जाता तो युद्ध हार जाता। तो उसने क्या किया, हेक्टर मुनरो को भेज दिया। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किसके वजह से हुआ? अवध का नवाब शुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और बंगाल का हटाया हुआ राजा मीर कासिम। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है? हेक्टर मुनरो है। हेक्टर मुनरो है, इसने हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया। मीर कासिम मारा गया, अवध का नवाब शुजाउदौला और मुगल राजा शाह आलम सेकंड के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। किसने? क्लाइव ने। क्लियर
बात समझ में आई? समझ में आ गया? समझ, इसे हम क्या कहते हैं, बक्सर। क्योंकि इस युद्ध के बाद देखो कितना फायदा हुआ है, 1 से 3 काम बने हैं। पहला, बंगाल पर अधिकार हो ही चुका था, बंगाल बिहार उड़ीसा पर अधिकार हो गया। दूसरा, दिल्ली पर अधिकार हो गया क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड हार चुका था। अवध पर अधिकार हो गया क्योंकि शुजाउद्दौला भी हार चुका था। देखो पूरे भारत पर अधिकार हो गया। किस युद्ध में? बक्सर का। प्लासी के युद्ध में तो सिर्फ इसने बंगाल को जीता था, लेकिन बक्सर के युद्ध में इसने पूरे भारत को जीत लिया। तो अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली लड़ाई कौन सी थी? बक्सर का युद्ध। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस? एनी डाउट? आगे देखो, बक्सर के युद्ध समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया कौन था, शाह आलम सेकंड था। कौन था? शाह आलम सेकंड था। अभी हम इस क्वेश्चन को कर चुके क्योंकि औरंगजेब तो आप सभी को पता है 1707 में ही मर चुका था। शाह आलम प्रथम जो है वो 1707 में राजा बना था। बहादुर शाह जफर आप सभी को पता है 1857 में था। तो शाह आलम सेकंड कितना? 1764 में था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, पंजाब मास्टर गाइड इंग्लिश का जो बैच है वो जल्दी शुरू होने वाला है 27 मई को। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी तो बंगाल का नवाब, ये है गूगली वाला क्वेश्चन जो आपको घुमा के रख देगा। आप लोग सोचोगे यार मीर कासिम था, मीर सिराजुद्दौला तो चलो हो ही नहीं सकता, नज़्मुद्दौला हो नहीं सकता, बचे क्या मीर कासिम और मीर जाफ़र। याद करो, मैं आप लोगों को अभी बता के हटी हूँ कि मीर कासिम को हटा दिया था, मीर जाफ़र बिठाया गया था। मीर कासिम जो है वो बंगाल का हटाया हुआ नवाब था। तो बक्सर के युद्ध के टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। और ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट गलत करके आते हैं कि उनको लगता है कि युद्ध लड़ा था मीर कासिम ने, तो ऑब्वियसली बात है बंगाल का नवाब कौन होगा? मीर कासिम होगा। नहीं, मीर जाफ़र था क्योंकि मीर कासिम को भगा दिया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखें, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने थी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी? देखो, किसी भी शासन को, किसी भी राज्य को चलाना है तो 2 तरह के शासन को संभालना पड़ता है। एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, और एक होता है फाइनेंस, पैसा। आप सभी को पता है वित्त मंत्रालय है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत मुश्किल, आप सभी को पता है पैसा जो है हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमें बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हम नहीं संभाल सकते, आप अपने आप संभालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, हमें दीवानी अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? दीवानी अधिकार, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब था। एडमिनिस्ट्रेशन जो हालांकि उनके अंडर में रहेगा, जो भी राजा बनेगा, जो भी नवाब बनेगा वो उनके अंडर में काम करेगा, लेकिन हम नहीं संभालेंगे। हम क्या संभालेंगे? फाइनेंस संभालेंगे। समझ गए मेरी बात? क्योंकि पैसा हमेशा खींचता है, तो हम क्या संभालेंगे? फाइनेंस। तो जैसे ही बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, मीर कासिम क्या हो चुका था? मर चुका था। तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने, जो उसके अंडर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार थे, वो किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। क्योंकि किसके साथ? शाह आलम सेकंड के साथ कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। कब? 12 अगस्त 1765 को। कौन था? एक साइड क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। क्लाइव के साथ में मुगल राजा, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की क्या हुई? संधि हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों के जो दीवानी अधिकार है, दीवानी मतलब फाइनेंस, पैसे रिलेटेड जो रिलेटेड मामले थे, वो सारे किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। इसी वजह से तो कहते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की पूरी तरह से सीट स्थापित हो गई। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, इंग्लिश और जूलॉजी बॉटनी का जो बैच है वो जल्दी शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया गया? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत में अंग्रेजी सर्वोच्चता का स्थापित करने का फादर किसको कहा जाता है? क्लाइव को, क्योंकि बक्सर का युद्ध क्लाइव, प्लासी का युद्ध क्लाइव, तो वो इसका आंसर क्या आएगा? क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट किसी भी तरह की? कौन सी संधि थी? वो इलाहाबाद की संधि थी। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो मामले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। कब दिए थे? अभी जस्ट मैं आपको ये बात बता के हटी हूँ। कब दिए थे? कब दिए थे? 12 अगस्त को। कब दिए थे? 12 अगस्त को। कब दिए थे? 12 अगस्त को। देखिए क्वेश्चन,
कब दिए थे? बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार कब दिए थे? 12 अगस्त 18 अगस्त 29 अगस्त 21 अगस्त कब दिए थे? अभी मैंने आपको बताया। कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। किसके बीच में? क्लाइव और किसके बीच में हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। ये इलाहाबाद की संधि सबसे टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बंगाल बिहार उड़ीसा के जो फाइनेंस के जो अधिकार हैं, दीवानी जो अधिकार हैं, वो किसको दिए? एक तो होता है फौजदारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, प्रशासन से रिलेटेड होता है। एक होता है दीवानी जो किससे रिलेटेड होता है? पैसे से रिलेटेड मामले होते हैं। वो किसको दी थी? कंपनी को। और कंपनी को क्या चाहिए था? यही चाहिए था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। कौन था? क्लाइव था। जूलॉजी का बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का बैच भी शुरू हो रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे आप डायल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो आज आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कुछ इंटरेस्ट बना होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इसी क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैं आप लोगों के लिए 100% क्या 200% देने की कोशिश करती हूँ, आपको हर चीज़ डिटेल में समझाती हूँ। इतना बेसिक आप लोगों को, मतलब हम बेस से शुरू करते हैं, AB से शुरू करते हैं, हम एंड तक जाते हैं और पूरा हर तरह के पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। हर आपको चीज़ चाहे कहानी के माध्यम से, हर स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाती है। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग क्लास में आते तो पूरे इंटरेस्ट से आया करो और ऐसे सोचा करो कि आज पक्का कुछ नया सीखने को मिले। जब हम फिल्म देखने जाते 3 घंटे की, तब हमारे लिए क्या होता है? 3 घंटे हमारी आंखें नहीं झपकती, हम कंटिन्यू उसको देखते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। तो उसी तरह से क्लास में भी जब आते हैं तो ये सोच के आइएगा कि आज हमें क्लास में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। आज हम कुछ नया जानेंगे, आज हम कुछ अच्छा समझेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप क्लास में आते हैं तो इसी सोच से, इसी उम्मीद से आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। क्वेश्चंस कैसे थे वो भी बताइएगा, क्लास कैसी थी वो भी बताइएगा, कैसा रहा आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर, एंड अपना ध्यान रखिए। स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।